बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की। आज का मुकाबला है साहब 48वां मैच है आज, दिल्ली वर्सेस कोलकाता। अब यहां पर भी लड़ाई यही है कि दिल्ली की टीम जो है लगातार इस प्रयास में है कि वो अपने आप को, जो पहला माइलस्टोन होता है किसी भी टीम का एक सीजन में, कि वो प्लेऑफ के लिए टॉप 4 में रहे, वहां पर रहे। और उसके अलावा कोलकाता की टीम भी चाहेगी कि जिस तरह से अभी वो नीचे लगी हुई है उसमें थोड़ी सी बेहतरी हो, थोड़ा सा ऊपर आए और थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करें। सिचुएशन आपके सामने स्क्रीन पर हम बता ही रहे। चौथे नंबर पर दिल्ली की टीम है पॉइंट टेबल में, जबकि कोलकाता की टीम 7वें नंबर पर है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। अभी 27 तारीख को भी मुकाबला था वैसे दिल्ली का इसी मैदान पर, लेकिन हाँ अपने घर में खेल रहे हैं। उस तरह की अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसमें अलग तरह से दिखाई दी है टीम। अक्षर पटेल ने अच्छी कप्तानी की है, लेकिन अब वहां पर आपको एक बार फिर से अंकिता अपनी चीजें जो है ठीक करनी पड़ेंगी। जिस तरह से पिछले कुछ मैचेस का रिजल्ट दिल्ली के पक्ष में नहीं गया है, आप अगर प्लेऑफ में जाना है तो फिर बेहतर यह होगा कि आप अपने रन्स, अपने पॉइंट्स यहीं से सिक्योर कर लें, रादर देन कि फिर आप वो बैठे हैं आखिरी समय तक कि वो फला टीम फला से हार जाएगी तो हम जा सकते हैं, या फिर वो हम 50 रन के मार्जिन से मैच जीत जाएंगे तो जा सकते हैं, या अगर हम 12वें 13वें ओवर मैच फिनिश कर लेंगे तो जा सकते हैं। इतने सारे किंतु परंतु चूंकि इसलिए लेकिन से बेहतर है आप अपने आप को, जिस तरह से आपने शुरुआत की थी उसी तरह से आप अपने उसी मोमेंटम को हासिल करें, जीत हासिल करें। आपको अपने घर में खेलना है। दिल्ली की टीम पर यहां मेरे ख्याल से दबाव ज्यादा होगा। दबाव ज्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि इसी मैदान पर अगर आपको हार मिली है तो हार इसलिए भी मिली है कि आपकी गेंदबाजी खराब रही है। आपकी बल्लेबाजी में भी हमने देखा है कि थोड़े से मतलब दिक्कतें पैदा हुई। बल्लेबाजी में भी हमने देखा है कि अगर आपके स्टार्ट आपको नहीं मिल पाता तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर भी कमजोर हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। गेंदबाजी में इस बार धमाकेदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क जो कि मतलब इससे पहले वो केकेआर का हिस्सा थे, तो कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। गेंदबाजी जैसे हमने देखा कि भले आपने लगातार 5 या 6 मैच जीते, लेकिन अगर आप जीत की दहलीज पर नहीं पहुंचते और अगर आपका अंत अच्छा नहीं होता है तो फिर आप पर सवाल उठते हैं और फिर आपको भी वो पेन होता है। और खासकर जो फैंस है ना, दिल्ली के फैंस, ट्रॉफी नहीं मिली है, ट्रॉफी के नजदीक जाकर अगर आपके पांव पीछे आ जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कतें होंगी और हर एक मैच में आपको बेहतरीन करना पड़ेगा। मतलब एक 200 का टारगेट जो है, 200 के पार का टारगेट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा बल्लेबाजी अगर आप कर रहे हैं। और फिर उसके बाद गेंदबाजी में भी वो मतलब भरसक प्रयास आपको करना पड़ेगा कि भाई 2-3 विकेट्स, क्योंकि पिछले मैच में सिर्फ अक्षर पटेल को विकेट मिला था, उसके अलावा चमीरा जो थे उनको भी एक विकेट मिला था, लेकिन कोई भी गेंदबाज किफायती गेंदबाजी नहीं कर पाया। तो आपको अपना जो माइंडसेट है वो सेट करना पड़ेगा कि भाई दिल्ली में वो खेल चुके हैं और दिल्ली में हालांकि जो पिछला मैच इससे पहले हुआ था सुपर ओवर में तब्दील हुआ था, उस मैच को भी दिल्ली ने अपने नाम किया था। तो यहाँ से मैच को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अगर यहाँ से दिल्ली जीतती है तो डेफिनेटली उसके पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और शायद वो टॉप 1 पे भी चली जाए, क्योंकि आरसीबी की टीम जो है वो टेबल टॉपर अभी बिल्कुल है। और दिल्ली की टीम का जो सफर है वो इसलिए हम कह रहे हैं कि शुरुआत जिस तरह से हुई थी उस तरह से नहीं अब परफॉर्म कर रही है। बड़ा चौंकाने वाला भी है। पहले 4 मैच इस टीम ने लगातार जीते थे, फिर पहली हार आई, उसके बाद से जो क्रम चल रहा है वो ये चल रहा है कि 1 जीत 1 हार, 1 जीत 1 हार, 1 जीत 1 हार, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में, आपकी प्रदर्शन में वो कंसिस्टेंसी जो है वो मिसिंग है। और वैसे तो अगर एवरेज के हिसाब से चलें और इस पैटर्न पर भी चलें कि 1 जीत 1 हार, तो पिछला मैच हार चुके हैं तो इस मैच में जीत हासिल करनी चाहिए, लेकिन ये खतरे का सूचक है। आपको अपनी टीम को इस तरह से लेकर नहीं चलना चाहिए, खासतौर पर तब जब पहले 4 मैचेस आपने जीते हो कि हम 1 मैच जीतेंगे 1 मैच हारेंगे। आपको लगातार कुछ मैचेस जीतने होंगे और सबसे ज्यादा मुझे लगता है जिन 2 खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी होगी वो 2 खिलाड़ी हैं, केएल राहुल और कुलदीप यादव। क्यों? क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं और दोनों ही खिलाड़ियों के पास, एक के पास बैटिंग डिपार्टमेंट है और दूसरे के पास स्पिन डिपार्टमेंट है। अब हम ये बात इन दोनों खिलाड़ियों के लिए स्पेसिफिक इसलिए भी कर रहे हैं कि पिछले 5 मैचेस में अगर आप केएल राहुल का जो स्ट्राइक रेट है वो देखेंगे तो काफी कम हुआ है पहले के मुकाबले में। पहले वो 170 के स्ट्राइक रेट के आसपास से रन्स कर रहे थे, जहां पर हमने आपको बताया कि शुरुआत के 4 मैचेस दिल्ली ने जीते थे, लेकिन अब उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 127.85 का है। T20 फॉर्मेट का थंब रूल है, याद रखिएगा 100 में से 95 बार आप पाएंगे
कि जब किसी बल्लेबाज ने 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन किए होंगे तभी वो उसके बनाए रन जो है वो टीम के काम आएंगे, वरना आप रन बना लीजिए 90 और अगर वो स्ट्राइक रेट 100 की है तो वो बेकार है, वो किसी काम के रन नहीं है। ऐसा 100 में से 95 बार होगा, यानी 5% अपवाद हो सकता है कि आपके वो रन काम आ जाए। कुलदीप यादव भी पिछले मैच में 5 मैचेस में उस तरह से नहीं अपना असर छोड़ पाए हैं जिस तरह से वो विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। उनको कभी भी जब वो भारतीय टीम में थे तब भी कप्तान उनको गेंद ये सोच के नहीं देता था कि वो 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर या 4 ओवर बहुत किफायती गेंदबाजी करेंगे और मेरा काम चल जाएगा। कप्तान की हमेशा उनसे चाहत होती थी कि वो विरोधी टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करें। इन दोनों खिलाड़ियों को अंकिता वापस अपनी उस लय में आना होगा और शायद इन दोनों खिलाड़ियों के लय में आते ही एक बार फिर दिल्ली आपको एक अलग लय में दिखाई देगी। हाँ, क्योंकि आरसीबी के साथ जो मैच था मतलब वहां पर केएल राहुल ने नाबाद बल्लेबाजी की थी और जैसे आपने कहा कि भाई 150 से ज्यादा का अगर आपका स्ट्राइक रेट है तो डेफिनेटली आपकी जो टीम है वो विजयी होती है। और हर एक मैच में हमने यही देखा कि लगातार जो दिल्ली मैच जीत रही थी वहां पर केएल राहुल का प्रदर्शन काफी अच्छा था। प्रदर्शन के अलावा जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई केएल जो है वो स्लो बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी का जो वेरिएशन जो चेंजेस किए उन्होंने काफी चेंजेस किए और उसका नतीजा भी हमने देखा उनकी बल्लेबाजी में, जो कि आरसीबी के खिलाफ था। बाकी मैचेस में मुंबई के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस में हमने देखा कि रन्स तो बना रहे थे, 40 या 45 रन्स बना रहे थे, लेकिन रन अ बॉल खेल रहे थे। तो ये पैदा दिक्कतें जो है वो हो जाएंगी यहाँ पर दिल्ली के लिए और खासकर कुलदीप यादव, मतलब वो चमक जो है वो नजर नहीं आ रही है। मतलब इंडियन टीम में भी हमने देखा है कि थोड़ा सा वो बेचमक हो गए हैं, मतलब अभी वो उनकी जो गेंदबाजी में धार होती है वो नजर नहीं आ रही है। और दिल्ली के लिए हमने देखा है कि पिछले 2-3 मैचेस में भी थोड़े से रन ज्यादा वो खर्चीले हो जाते हैं, जो कि कुलदीप आई थिंक डिजर्व नहीं करते। और उनका भी यही होगा कि भाई अगर टॉप 4 में टीम आ गई है और पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट काफी अच्छा है तो आपको हर एक मैच बनाना पड़ेगा, मतलब इक्वल बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे कि हमने पंजाब और केकेआर के बीच में मैच देखा था, 111 पर टीम ऑल आउट हो जाती पंजाब की, उसके बाद कमबैक होता है गेंदबाजों का, तो वो कुछ करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। भले ही वो 200 का आंकड़ा हो या फिर 150 में टीम सिमट जाती है, लेकिन उसके बाद आपका जो काम होता है, अपना काम जो है वो अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे, जो कि बहुत दिक्कतें होंगी खासकर आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए और फैंस के लिए भी। बिल्कुल, और ऑक्शन टेबल पर जब कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी का नाम आता है तो हर एक टीम जो दिलचस्पी दिखाती है वो इसीलिए दिखाती है, सबको पता होता है कि ये खिलाड़ी कुछ मैचेस तो अपने एक्सपीरियंस के दम पर जिता देगा। मतलब अपने परफॉर्मेंस अलग चीज है, एक्सपीरियंस जो है वो अनुभव आप कहीं से नहीं ला सकते हैं, अनुभव खुद अपने आप ही अर्जित किया जा सकता है। और केएल राहुल और कुलदीप यादव के बारे में ये बात आप आंख मूंद कर कह सकते हैं कि ये दोनों ही खिलाड़ी जो अनुभव रखते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ही पसीना बहाने से, परिश्रम करने से मिलता है। और इसीलिए शायद दिल्ली की टीम में अगर आप कहें कि तमाम खिलाड़ियों के बाद भी अगर आप कहें कि 2 खिलाड़ी पिक कर लीजिए साहब जिनसे आपको परफॉर्मेंस की उम्मीद है, 100 में से 80 लोग इन 2 खिलाड़ियों को चुनेंगे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का रेपुटेशन ऐसा है कि ये बड़े मैच विनर्स रहे हैं। दिल्ली के प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, किस तरह से वहां कहानी दिखाई दे रही है। प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार नहीं है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि अभी तक टीम अच्छा कर रही है, बस वो इस लय को हासिल करना है जो लय उनको शुरुआती 4 मैचेस में मिली थी। फाफ डुप्लेसी और अभिषेक पोरेल ओपनिंग करेंगे, इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, चमीरा विदेशी खिलाड़ी हो जाएंगे, इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल हैं जो बहुत ही शानदार अभी तक टीम को लीड कर रहे हैं। और ऐसे समय में कप्तानी का इम्तिहान होता है जिस पर अभी हम बात भी करेंगे। आशुतोष शर्मा, मोहित शर्मा में से किसी एक को मौका मिलेगा। ये कहानी जो है अब घूम फिर कर आ जाती है अंकिता कप्तानी पर। टीम ने अच्छी शुरुआत की, उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ समय आया, यानी आप एक मैच जीत रहे हैं, एक मैच हार रहे हैं, यहीं पर कप्तानी का असली इम्तिहान होता है। देखिए, एक कप्तान से आप ये उम्मीद नहीं करते कि वो 14 के 14 मैच आपको जिता कर देगा अपनी परफॉर्मेंस से, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, लेकिन आप अपने कप्तान से हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि जब टीम मुश्किल में होगी तो वो उस टीम को वापस यूनाइट करेगा, वापस उसको खड़ा करेगा और बोलेगा भैया चलो हम ही ने 4 मैचेस शुरू के जीते हैं। तो वो काम जो करना है, वो जो पेप टॉक होती है ना, शुरू में आप जब हडल बना के बात करते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड अपनी बात रखते हैं, जहां पर आप धोनी की बात याद कर लीजिए, विराट की कर लीजिए, रोहित शर्मा की कर लीजिए या कपिल देव की कर लीजिए 83 के वर्ल्ड कप में, कि हमने 183 बना लिए हैं, अभी उनको बनाना है। तो कई बार अपनी बातों से, कई बार अपने किसी एक जेस्चर से आप अपनी टीम के खिलाड़ियों में जो विश्वास, आत्मविश्वास वापस लेकर आते हैं, वही काम अब अक्षर पटेल को करना है कि अपनी कप्तानी में दिखाएं कि साहब हमने जो शुरुआत में 4 मैचेस जीते थे, हमारा दमखम है कि हम वापस अपनी टीम को जीत की पटरी पर ला सकते हैं और कंफर्टेबल तरीके से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।
प्रेशर जो है वो अब शायद मतलब दिखने बढ़ेगा। लगा है, मतलब बढ़ने लगा, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर और भी मतलब 1 या 2 आपने देखा होगा कल जैसे यहाँ पर जीटी हारी, मुंबई जो है वो टॉप 2 में चली गई और जीटी जो है वो तीसरे पायदान पर चली गई। तो यही खेल होता है, मतलब एक पॉइंट्स का डिफरेंस, एक मतलब नेट रन रेट का डिफरेंस आपने देखा होगा कि मैच भले ही यहाँ पर सबके 12 पॉइंट्स है, लेकिन मुंबई की टीम जो है वो टॉप 2 में चली गई 12 पॉइंट्स के साथ, और जीटी की टीम जो है वो उनका नेट रन रेट जो है वो माइनस में नहीं है, मतलब उनसे थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से वो टॉप 3 में चली गई, यानी कि तीसरे पायदान पर चली गई। और यही चीज दिल्ली को भी करना पड़ेगा। नेट रन रेट जो है वो बढ़िया है यहाँ पर, बाकी टीमों से बहुत ही बेहतरीन नेट रन रेट। तो यहाँ से अगर आप मैच जीते तो आप मतलब लंबी छलांग आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको, जैसे हम बार बार कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। हर एक मैच आप इजीली नहीं बोल पाएंगे कि भाई मतलब हमें पता है कि हम जीत जाएंगे, वो भी एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, क्योंकि 2-3 मैचेस में स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अक्षर पटेल ने कुछ बयान दिए थे ऐसे, लेकिन उसके लिए जैसे जैसे मैचेस बढ़ेंगे आगे किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई कल के मैच में आरआर इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो हर एक मैच, हर एक दिन जो है वो अलग होता है, और क्रिकेट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल गेम है जहां पर कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको लगेगा कि भाई हम सही प्रेडिक्ट कर पाएंगे, शायद ये बल्लेबाज जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करेगा, लेकिन नहीं, मैदान पर कुछ और होता है। मैदान का जो समीकरण होता है, मैदान की जो खासकर प्रेशर वाला मैच में हमने देखा है कि आप अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, जैसे हमने बाकी मैचेस में देखा कि 200 के पार का स्कोर भी चला जाता है, उसके बावजूद भी टीम हार जाती है, लेकिन आप अपनी सोच को आगे बढ़ाएंगे और जो आपने प्रयास किया है, मतलब हर एक मैच में लगातार 4 मैच जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस इमारत को अगर मतलब एक मैच अगर खराब जाता है, 2 मैच खराब जाता है, तो फिर आपकी जो बल्लेबाजी, आपकी गेंदबाजी, आपकी यूनिट जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं, यूनिटी। बिल्कुल, यानी आपने सिर्फ मजबूत नींव बना ली है, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छी नींव बनाने के बाद जरूरी है कि जरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की भी मजबूती को ठीक से परखा जाए, वरना बीच में गड़बड़ कर दी तो वहां भी मामला डावाडोल हो सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी दिल्ली की ना हो जाए, इसलिए सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, और सबसे पहले वो जो माइलस्टोन है प्लेऑफ में पहुंचने का, वो जगह सिक्योर करनी होगी, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार रहा है दिल्ली के फैंस के को ट्रॉफी का, और इस बार कम से कम शुरुआत अच्छी हुई है, और अब उस अच्छी शुरुआत को आपको कैपिटलाइज करना है, वो बहुत जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं अब मौजूदा चैंपियन टीम की, जो इस साल चैंपियन की तरह अभी तक नहीं खेल पाई है, 7वें पायदान पर है, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। वहां पर भी प्लेइंग 11 में जो बदलाव के आसार हैं वो नहीं है ज्यादा, वहां भी सब कुछ तय ही दिखाई दे रहा है। रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ सुनील नरेन ओपनिंग करेंगे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह संभालेंगे मिडिल ऑर्डर। आंद्रे रसेल को अपने साख के मुताबिक परफॉर्मेंस करनी होगी, और कप्तान अजिंक्य रहाणे के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी। जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले अक्षर पटेल के लिए कर रहे थे, वही कुछ स्थितियां अजिंक्य रहाणे के लिए भी हैं। जहां टीम उनकी मुश्किल में है, वहां कम से कम उतनी मुश्किल नहीं है अक्षर पटेल के लिए, लेकिन रहाणे के लिए तो इस पॉइंट को प्रूव करने का इशू है कि भाई अगर ये टीम 7वें नंबर पर है और मौजूदा चैंपियन टीम है, तो फिर ये टीम इतना खराब क्यों खेल रही है। क्या सिर्फ गौतम गंभीर का ना रहना, क्या सिर्फ श्रेयस अय्यर का ना रहना ये टीम को भारी पड़ रहा है, या फिर अजिंक्य रहाणे अपनी इस टीम को मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, बात करेंगे, और वहां उस परफॉर्मेंस को लेकर मैदान पर वापस हाजिर होंगे, जिसके लिए इस टीम को जाना जाता है, जिस वजह से ये टीम 3 बार की आईपीएल चैंपियन भी है। मुझे लगता है शायद जो सबसे मिसिंग लिंक है केकेआर के साथ, वो मैं बार बार कहता हूं, वो कैरेबियन तड़का जब तक नहीं लगेगा ना, जब तक सुनील नरेन और आंद्रे रसेल आपको अपने 100% फॉर्म में नहीं दिखाई देंगे, तब तक ये टीम स्ट्रगल करेगी, क्योंकि ये टीम इन 2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द बहुत रहती है। एक क्योंकि वो नरेन एज अ ऑलराउंडर, मतलब ओपनिंग और बॉलिंग दोनों में करामात करते हैं, और आंद्रे रसेल की कहानी तो हम जानते हैं कि फिर वो चल गए जिस दिन, तो फिर वो मैच असंभव बना देते हैं। लेकिन अभी तक उनका बल्ला खामोश है, मतलब 100 रन भी नजदीक नहीं है वो, और 80 से कम रन उनके हैं, तो ये दर्शाता है कि भाई आपका मिडिल ऑर्डर बहुत ही वीक है। वेंकटेश अय्यर का बल्ला नहीं चला एक मैच में, अगर आप चलते हैं और इतनी बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि भाई आपने बल्लेबाजी, मतलब जितना आपको पैसा मिला है उस तरीके से आपने बल्लेबाजी नहीं की है, जो कि ये गुड साइन नहीं है केकेआर के लिए। और केकेआर की टीम बहुत ही बैलेंस, अगर हम देखें तो टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है। टॉप ऑर्डर की बात करें तो वहां पर क्विंटन डिकॉक है, नरेन है, उसके बाद आपके पास रहाणे भी हैं, आपके पास क्या कहते हैं नरेन रसेल भी हैं, तो अभी तक वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अगर लास्ट के मैचेस में आप करेंगे, जब प्लेऑफ के से बाहर हो जाएंगे, तो शायद वो शायद क्या मतलब मैटर ही नहीं करेगा कि भाई आपने बल्लेबाजी अच्छी की है, तब ये बल्लेबाजी आपको स्टार्टिंग के मैचेस में करना पड़ेगा। पिछले मैच में बारिश की वजह से मैच को रद्द किया गया, 1-1 नंबर जो है वो दोनों ही टीमों को दिए गए, 7 पॉइंट
पॉइंट जो है वो केकेआर के पास मौजूद है। अब इस मैच को जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छी बात है, गुड साइन है यहाँ पर केकेआर के लिए कि उनका नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव है, जो कि अगर यहाँ से बड़े मार्जिन में आप मैच को जीतते हैं तो आपके लिए अच्छी मतलब थोड़ी सी जो प्लेऑफ की हम कहते हैं ना रास्ते जो है वो थोड़े से नजदीक आप हो जाएंगे। हालांकि बहुत मुश्किल है, सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन सफर को आसान बनाने के लिए आपके पास आपकी तिकड़ी है, आपके पास वो मिडिल ऑर्डर में कॉम्बिनेशन है, तो वो तराशना पड़ेगा और खासकर रहाणे को भी एक अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और 9 मैचेस अब तक केकेआर ने खेले, यानी 5 मैचेस बाकी हैं। 5 मैच का सीधा गणित कहता है कि आपके पास 10 अंक हासिल करने का अवसर है। 10 अंक हासिल करते ही आपके मौजूदा 7 अंक उसमें अगर जुड़ेंगे तो आप 17 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, यानी आपका प्लेऑफ पक्का हो सकता है, बशर्ते अब कोई गलती ना हो। अब टीम अपनी मौजूदा जो चैंपियन की हैसियत है, जो साख है, उसके हिसाब से खेले। लेकिन जैसा अंकिता ने कहा, मैं इससे 100% से थोड़ा ज्यादा ही सहमत हूं कि है रास्ता यहां से बहुत मुश्किल, क्योंकि अभी तक केकेआर वो रंगत नहीं दिखाई दी है इस टीम की जिस वजह से उसने पिछली बार ट्रॉफी जीती थी। पिछले सीजन में वो सबसे कंसिस्टेंट टीम थी, इसीलिए हैदराबाद की टीम जो बिल्कुल असंभव से क्रम में बल्लेबाजी कर रही थी, 350 रन, 280 रन, 270 रन, उसको हराया था फाइनल में कोलकाता की टीम ने, क्योंकि तब वहां पर कंसिस्टेंसी थी। चलिए हम शो को रैप अप करें, उससे पहले आपको पहली 5 टीमें दिखा देते हैं पॉइंट टेबल की। टॉप 5 दिखाते हैं, बॉटम 5 दिखाने का क्या ही फायदा है। आपके सामने ये टॉप 5 टीमें, और जो बात अभी थोड़ी देर पहले अंकिता कह रही थी वो समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस पॉइंट टेबल का, जो कहने के लिए तो इस पॉइंट टेबल के ग्राफिक्स में सबसे अंत में है, लेकिन जहां पर वो NRR लिखा हुआ है, यानी नेट रन रेट लिखा हुआ है, वही असली खेल है। मुंबई इंडियंस के 12 अंक हैं, गुजरात के भी 12 अंक हैं, दिल्ली के भी 12 अंक हैं, लेकिन एक टीम नंबर 2 पर है, एक नंबर 3 पर है और एक टीम नंबर 4 पर है। यहीं पर सारा खेल है। यहीं पर दिल्ली की टीम के पास मौका है कि वो अपने आप को ना सिर्फ आज का मैच जीते, 14 पॉइंट पर जाए, बल्कि वो इतने मार्जिन से जीते कि वो टॉप पर पहुंच जाए, यानी उसके पास नंबर 1 पर पहुंचने का भी मौका है। इसीलिए यहां से अब जो मेरा बड़ा फेवरेट स्टेटमेंट है कि यहां से ये जो पॉइंट टेबल की टॉप 5 टीमें हैं वो स्नेक एंड लैडर, सांप और सीढ़ी वाले खेल की तरह हो जाती हैं, जहां पर एक दूसरी टीम आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देती है, अपने पॉइंट से नहीं बल्कि अपने नेट रन रेट से। रहेगी हमारी इस मुकाबले पर नजर, और इस मैच के पहले जब हम प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो उसमें प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इस शो में इतना ही। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका सुझाव है, फीडबैक है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां जरूर अपनी राय रखिए। हम उस राय पर भी विचार करेंगे, उस पर भी हम फॉलो करेंगे आपके फीडबैक को। चलिए इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाले